हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को पता है आजकल हम लोग फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 12 और 13 जो जनरल प्रोविजंस होते हैं भाग 3 के, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक का जिक्र किया गया। इसमें 33, 34, 35 अपवाद हैं, जबकि 12, 13 जनरल प्रोविजन है। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य गुंडागर्दी किसके माध्यम से करता है, तो अनुच्छेद 13 का जिक्र है, कानून बनाकर करता है। दूसरे शब्दों में वह कानून बना देगा, जैसे रौलट एक्ट अंग्रेजों ने बनाया और कहा कि बिना ट्रायल किसी भी कैदी को कितने भी समय तक के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। इसके तहत ज़्यादातर भारतीयों को ही रखा गया और उन्हीं के लिए कानून बनाया गया था। लेकिन चूंकि कानून की एक खूबसूरती ये है कि आप चूना हंस-हंस के लगाते हैं। दूसरे शब्दों में आप भले ही किसी खास वर्ग या उसको टारगेट करते हैं, लेकिन दिखाते ऐसे हैं जैसे आप बहुत सेक्युलर हो, सभी जाति और धर्म के लिए आपने बना रखा हो। ये अंग्रेजों की फूट डालो राज्य करो नीति का एक प्रमुख हिस्सा था। तो खैर, हम लोग उस पर चर्चा किए ही थे। आज हम अनुच्छेद 19 पर तो कल ही चर्चा, परसों ही चर्चा कर दिए थे। आज हम अनुच्छेद 20 पर चर्चा करेंगे। इसमें कुछ अपराधों के दोष सिद्धि से मुक्ति मिली हुई है। जैसे अगर आपने आज कोई अपराध किया, लेकिन प्रचलित कानून के अंतर्गत वो अपराध नहीं है, वो साधारण एक्ट है, यानी ये क्रियाकलाप है, लेकिन उसको जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपराध मान करके अगले प्रभाव से कानून बनाती हैं, लेकिन उसको लागू करती हैं पिछले प्रभाव से। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर दिया, जैसे आपकी स्पीड 90 किलोमीटर, आज की डेट में 90 या 100 कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, माने किसी सड़क पर चल रहे हैं वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कितने किलोमीटर चलेंगे, लेकिन कल को निर्धारित कर दिया जाता है कि भाई 90 से ज़्यादा अगर आप इस सड़क पर चलाएंगे तो ट्रैफिक नियम का उल्लंघन होगा, जबकि चालान आज ही आपका कट गया। दूसरे शब्दों में 90 किलोमीटर से ज़्यादा रफ्तार से आप जा रहे थे और आज ही आपका चालान कट गया, और अगले दिन ज्वाइंट कमिश्नर जो ट्रैफिक है उसने एक नियम बना दिया, एक एडवाइजरी जारी कर दिया, एक नियम बना दिया और उसको पिछले प्रभाव यानी एक सप्ताह पहले से लागू कर दिया सपोज करिए, और आपको आज की डेट में उसी के अनुसार दंडित कर दिया गया, फाइन लगा दिया गया, नहीं उसको अपराध मान करके फाइन लगा दिया गया, या आपकी गाड़ी को इम्पाउंड कर लिया गया, यानी थाने में जब्त कर लिया गया। दूसरे शब्दों में, आपके ऊपर कोई भी अनाप शनाप आरोप लगा करके पुलिस वाले आपको अंदर कर देते हैं, आपकी गाड़ी को अंदर कर देते हैं और कानून बनाते हैं कल, और पिछले प्रभाव से उसको लागू कर देते हैं, उसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं। इससे व्यक्ति को छूट मिली हुई है। दूसरे शब्दों में, किसी भी प्रचलित कानून का अगर आप उल्लंघन करते हैं तभी जाकर के वह अपराध माना जाएगा, लेकिन अगर आपने साधारण एक्ट किया है और किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। हालांकि इसका एक अपवाद भी है, सिविल कानूनों यानी दीवानी कानूनों पर इसे लागू नहीं किया जाता, यानी दीवानी कानूनों के लिए यह प्रभावी नहीं है। उदाहरण के लिए, प्रणोदा जब 2010 में वित्त मंत्री बने तो उन्होंने वोडाफोन पर 5,000 करोड़ रुपए का, 6,000 करोड़ का उसने राजस्व चोरी किया था और 5,000 करोड़ की पेनल्टी, कुल 11,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी उस पर लगाया, तो वो इसमें नहीं आएगा। ये केवल आपराधिक वाद पर ही लागू होगा, दीवानी वाद पर लागू नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, जहां केवल अर्थदंड दे करके आप छूट सकते हैं उस पर ये लागू नहीं। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया था। खैर, वो तो एक अलग मसला, लेकिन समझाने के लिए हम आपको ये बता सकते हैं कि 20(1) केवल आपराधिक मामलों के लिए है, ये दीवानी मामलों के लिए नहीं है, जिसमें केवल अर्थदंड की सजा होती है, जेल की सजा नहीं होती है। दूसरा, मैंने कुछ दीवानी मामले भी हैं जिसमें जेल की भी सजा होती है, हालांकि वो 2 साल से कम की होती है। 2 साल या उससे ज्यादा अधिकांश मामलों में सजा आपराधिक वाद में ही होती है, और उसी में
एमएलए एमपी की सदस्यता जाने का भी चांस रहता है अगर सजा हो गई तो। जैसे इस समय ताज़ा उदाहरण आजम खान का है, इसके पहले तमाम मसूद साहब का उदाहरण है, लालू यादव जी का उदाहरण है, तमाम लोगों का उदाहरण ये है। जितने दिन की सजा हो उसमें 6 साल और जोड़ लीजिए, उतने समय तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते तब तक जब तक कि कोई हायर कोर्ट आपको बरी नहीं कर दे। जयललिता मामले में यही हुआ था। राधोपुर से उन्होंने टिकट चुनाव लड़ा था, उसमें वो जीत गई थी, मुख्यमंत्री थी, लेकिन एक भ्रष्टाचार के आरोप में उनके ऊपर सजा कर दिया निचली अदालत ने। फिर कर्नाटक हाई कोर्ट में मामला गया जहां से उनको बरी कर दिया गया। ऐसी दशा में वो दोबारा चुनाव लड़के फिर से सत्ता में आ गई, तो वो एक अलग मामला है। लेकिन 20(1) के अंतर्गत यही बताया गया है कि अगर प्रचलित किसी कानून का उल्लंघन आप नहीं करते हैं तो वो एक्ट अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, साधारण एक्ट के माना जाएगा। और आगे चल करके उस एक्ट को अगर अपराध घोषित कर दिया जाता है तो पिछले प्रभाव से लागू करने में उसमें उसको सकारात्मक पहल नहीं मानी जाएगी, यानी उसमें आपकी दोष सिद्धि नहीं होगी और आप छूट जाएंगे। इसका तरोताजा उदाहरण ये है कि निर्भया केस में एक नाबालिग ने निर्भया के साथ ज्यादा दुराचार किया था, तो ऐसी दशा में उसको एडल्ट एडल्ट की तरह से ट्रीट करने के लिए निर्भया के माता पिता सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने ये साफ कह करके मना कर दिया कि भाई यह कानून बनाने का काम हमारा नहीं है। और प्रचलित कानून अल्पवयस्क को 3 साल रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजने की इजाजत देता है, इसलिए हम कानून नहीं बना सकते और वैसे भी पिछले प्रभाव से कोई कानून लागू नहीं किया जा सकता आगे बना करके। यह संविधान का उल्लंघन होगा, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा। आप सभी लोग पता है फंडामेंटल राइट्स जन्म से सभी को उपलब्ध होता है, जो भी भारतीय है, या बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो गैर भारतीयों को उपलब्ध है, हमने शुरू में ही बता दिया है। तो अनुच्छेद 20 एक जो है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से संबंधित है, जो कि अमान्य होगा। दूसरा डबल जेपार्डी, यानी एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। अब मान लीजिए दरोगा जी को आपने पैसा दे करके किसी पुराने अपराध जिसमें कि आप बरी कर दिए गए हैं कोर्ट से बाइज्जत, उसमें दोबारा वो गिरफ्तार करते हैं तो दरोगा जी के खिलाफ ही कोई एक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दरोगा जी उससे बच जाएंगे। भले ही आपको कोर्ट ने बरी कर दिया हो, लेकिन वो मान लिया जाएगा कि उसका ट्रायल कंप्लीट हो चुका, उसमें कन्विक्शन आ चुका और अब दोबारा उसमें मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसा नहीं दरोगा जी को घूस दे करके दोबारा उसमें मुकदमा आप चलवा दें और वो चला दें, ऐसे में दरोगा जी के खिलाफ ही केस बन जाएगा। तीसरा ये है सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसमें सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि भाई चाहे नार्को टेस्ट हो, चाहे बीईपी टेस्ट हो, चाहे पॉलीग्राफिक टेस्ट हो, यानी झूठ पकड़ने वाली जो मशीन होती है, ये सब फर्दर जांच में मदद करने के काम तो आ सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है। ये 20(3) का उल्लंघन है। इसी प्रकार से 20(2) में डिपार्टमेंटल एक्शन को 20(2) के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। ये इसका अपवाद है। मैं अपवाद की भी चर्चा करते जा रहा हूँ। जैसे पहले मैंने कहा कि दीवानी वाद पर यह लागू नहीं होता, इसी तरह से दूसरे में मान लीजिए कोर्ट ने आपको 2 साल या उससे ऊपर की सजा दे दी और विभागीय कार्रवाई में आपकी नौकरी भी चली गई, तो विभागीय कार्रवाई को डबल जेपार्डी में नहीं रखा जाएगा, ऐसा संविधान का अपवाद कहता है। और 20(3) का अपवाद ये है कि आप अपने माने इसमें जो रोक है वो ये है कि अपने खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते, लेकिन इसके अपवाद के अंतर्गत कई चीजें आएंगी। इसमें मोदी जी ने कुछ संशोधन भी किया है, जैसे अगर बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो ऐसे में वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, उसको भी 20(3) में रखा जा सकता है। और बाल श्रम के अंतर्गत तो रखा ही जा सकता है, 20(3) में भी रखा जा सकता है। इसी प्रकार से
अगर आप कोई अपराध कबूल लेते हैं, खुद कबूल लेते हैं, तो ऐसी दशा में वह भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा, 20(3) में नहीं आएगा। इसमें केवल उन्हीं चीज़ों को रखा जाएगा जो पुलिस के द्वारा जाति करके, थर्ड डिग्री का प्रयोग करके या नार्को टेस्ट करके, बीईपी टेस्ट करके या पॉलीग्राफिक टेस्ट करके आपसे उगलवा लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 में साफ साफ कहना है कि भाई ये फर्दर जांच में सहयोग तो करेंगे, लेकिन इनको एविडेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा पुलिस के द्वारा। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं 20(3) तमाम अपवादों के बावजूद भी एक सॉलिड दोष सिद्धि के मामले में केस है, यानी एक राइट्स मिला हुआ है हर व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति को इस मामले में प्रोटेक्शन मिला हुआ है संविधान के द्वारा, और इस प्रकार से वह व्यक्ति आराम से 20(3) का लाभ लेकर के बाहर हो सकता है। चूंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि भाई ऐसा है, पिछले आपने पीछे कृत्य किया हो, लेकिन वो अगर इसके अंतर्गत आता है जिसमें कि पुलिस ने थर्ड डिग्री का प्रयोग करके आपसे कुछ जबरदस्ती कबूलवा लिया हो, तो उसे एविडेंस नहीं माना जाए। इसीलिए आप देखते हैं पुलिस के सामने आप कबूल कुछ और करते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने जाते जाते आप पलट जाते हैं, तो जो मजिस्ट्रेट के सामने आप बयान देते हैं उसी को सही मानता है कोर्ट, और अधिकांश मामलों में अपराधी भी छूट जाते हैं। चूंकि कहा, ये भारतीय जूरिस्प्रूडेंस जो न्याय शास्त्र है उसके अनुसार 99 दोषी भले ही छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इसी सिद्धांत पर हमारा क्रिमिनल सिस्टम काम करता है और हम इसी के अनुसार काम करते हैं। तो 20(3) में मान लीजिए डाइंग डिक्लेरेशन है, मरते समय कोई आदमी अगर कोई कबूलनामा देता है या अदरवाइज अपना अपराध कबूल लेता है, नॉर्मल तरीके से मजिस्ट्रेट के सामने भी कबूल लेता है, तो वह 20(3) की परिभाषा में नहीं आएगा। लेकिन अदरवाइज अगर आपने कोई अपराध ऐसा किया है जो पुलिस ने उगलवाया है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने जाते जाते आप टूट जाते हैं, आप कहते हैं भाई पुलिस ने ज़बरदस्ती हमसे ये कबूलवा लिया था या कबूलनामा लिया था, तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट के सामने जो वक्तव्य है वही माना जाएगा। इसमें पॉलीग्राफिक टेस्ट, नार्को टेस्ट या बीईपी टेस्ट को केवल एक एड यानी सहायता के रूप में देखा जाएगा, जो जांच में पुलिस को फर्दर सहयोग करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी चीज़ों में जिसमें कि आदमी अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर किया जाता है पुलिस के द्वारा, इन सभी चीज़ों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। यही आपको बताना था। खैर, आगे अनुच्छेद 21 का हम लोग जिक्र करेंगे, फिर 22 का जिक्र करेंगे, उसके बाद राइट टू फ्रीडम का ये चैप्टर कंप्लीट होगा। बहरहाल तब तक आप देखते रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।